हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? गुड, बहुत बढ़िया। फुल एनर्जी के साथ आज काम करना है। जिस टॉपिक पे, जिस चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे वो वही वाली एनर्जी है जिसको मैं रोज बोलता हूं, जस्ट कीप इट अप योर एनर्जी एज सच। वही एनर्जी की हम बात करेंगे। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पे आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बिफोर टेकल दिस कोर टॉपिक, core chapter, you have to discuss some scenario associated with work and energy। जो सिनेरियो, कुछ टर्म्स हैं वो एनर्जी और वर्क के साथ एसोसिएट है, उसको डिस्कस करना जरूरी है, तब हम पहुंचेंगे वर्क एंड एनर्जी पे। स्टूडेंट, ये लेक्चर लंबा होगा क्योंकि ये कंप्लीट ये लेसन आज मैं दूंगा आपको, कंप्लीट, इसके पार्ट नहीं बनाऊंगा, बिकॉज all ingredients, all component of this lesson is absolutely interlinked। तो मुझे डिटेच नहीं करना है, कंसेप्ट को खराब नहीं करना है, इसलिए पेशेंस से देखना है वीडियो को। वीडियो लंबी रहेगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर एंड आवर टाइम। स्टूडेंट्स, बात करेंगे कुछ ऐसी चीज की, एनर्जी की। अभी एनर्जी को डिफाइन नहीं करेंगे। एनर्जी है क्या? आप सोचो, मैं बोल रहा हूं, आप बैठ करके सुन रहे हो, बैठ करके आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये जो स्टेमिना हमारी है बैठने की और मेरी स्टेमिना है पढ़ाने की, ये कहां से आ रही है? इसके पीछे कोई ना कोई वर्किंग है, कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई फोर्स है। फिर देखते हैं ये कैसे स्टेमिना क्रिएट होती है। मैं बोल रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, ठीक है। आप सिंपल से अपने बॉडी के डाइजेशन सिस्टम से ही ले लेते हैं कि हमें कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए, मुझे चलने के लिए कुछ चाहिए, यानी कि फूड की बात करेंगे हम, तो वी टेक फूड। मैंने क्या कहा कि पहले हम क्या करेंगे, वी टेक फूड। मान लो हमें फूड लेना है और लेना ही है, सरवाइव करना है, तो चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल हो, बोथ को फूड चाहिए। अब देखो ये फूड कैसे हमें बुलवाता है और कैसे आपके पास स्टेमिना देता है। फूड हमें डाइजेस्ट करके, डाइजेशन सिस्टम के बाद फूड हमें क्या देता है? एनर्जी। बट यू आर नॉट गोइंग टू डिफाइन द एनर्जी, सिर्फ वर्ड को समझे रहो, एनर्जी, बस एनर्जी मतलब रखो, आगे अभी आएंगे। ये फूड से ये हमें क्या मिलती है? एनर्जी। ये हम बात किए तो मेडिकल साइंस की कि भाई इससे एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो फूड ने हमें एनर्जी दिया और इस एनर्जी के वजह से मैं बोल रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, बैठ करके आप सुन रहे हो, तो बैठने में भी एनर्जी खर्च होती है और मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें भी एनर्जी खर्च होती है। तो अभी एक वर्ड बोलूंगा, बस उसी से मतलब रखना, उसको अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो इससे हमें इस एनर्जी से वर्क डन करते हैं। बात समझ में आई? अभी इसको डिस्कस करना है। तो ये वर्क डन होता है और बड़े ध्यान से समझना, जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन किस किस शेप में हुआ? ये वर्क डन यही तो है कि हमने एनर्जी पाई और खेलना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। क्या हुआ? प्लेइंग, चाहे कोई भी गेम खेल रहे हो या जंपिंग करते हो, ठीक है। अगर ये एनर्जी नहीं रही तो क्या ये कर पाओगे? ये जंपिंग करते हो या रनिंग करते हो, या राइटिंग करते हो, या स्टडिंग करते हो, कुछ भी सोच लो, कोई भी एक्टिविटी करते हो बिकॉज ऑफ एनर्जी। या कोई मान लो साइकिलिंग करते हो, ठीक है, ये एनर्जी की वजह से। तो ये सारी चीजें और भी एक्सेट्रा और भी हो सकता है। ये सारी की सारी अगर देखूं तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है। ये बात मैंने किसकी क्या? ह्यूमन बीइंग के लिए, ये ह्यूमन के लिए जरूरी है। और मैं इसी में थोड़ा सा और ऊपर ऐड ऑन कर दूं क्या, कि एनिमल के लिए भी ये एनर्जी देखो कैसे काम करती है। एनिमल क्या करता है? वेट उठाता है ना, लिफ्टिंग वेट, कैरिंग कार्ड, प्लॉइंग फील्ड, खेत को जोतता है, एक्सेट्रा, और भी कुछ भी ले लो। ये सारे के सारे ये किसके लिए हो गए? एनिमल के लिए। देखो कैसे कैसे एनर्जी की स्टार्टिंग होती है।
तो मैंने कहा कि ये एनर्जी ही है जो ये सारे कॉजेस, सारे फोर्स के रूप में ये वर्क कराती है, अगर एनर्जी नहीं रही, ये फूड नहीं लिया, एनर्जी जीरो, तो वर्क डन जीरो, वर्क डन रिजल्ट के रूप में, चाहे इस रिजल्ट के रूप में, चाहे इस रिजल्ट के रूप में, चाहे इस रिजल्ट के, चाहे इस सब में। और ये जो वर्क डन रिजल्ट के रूप में होता है, इसके पीछे फोर्स होता है, ठीक है ना। अभी डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बात हुई कि एनर्जी ये कहां से आती है और एनर्जी का रोल क्या है। तो एनर्जी का रोल देखा हमने, ये सारी एक्टिविटी होती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक मैं वर्ड यूज करूंगा, उसको गांठ बांध लेना दिमाग में, उसी से चैप्टर की मैं शुरुआत करूंगा। स्टूडेंट ध्यान से देखो, तो इस एनर्जी ने क्या दिया, इस एनर्जी ने कैपेसिटी दिया टू डू वर्क। इस एनर्जी ने क्या दिया, कैपेसिटी दिया। कैपेसिटी, इस एनर्जी ने कैपेसिटी दिया काम करने के लिए, और वर्क हुआ। तो दो वर्ड को आपको लेके चलना है, कैपेसिटी को और वर्क को। एनर्जी हमारा ये सिस्टम दिखाने का मतलब यही था कि कैपेसिटी समझ लो, और कैपेसिटी वर्क से ही ये पूरा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इसने, एनर्जी ने मुझे कैपेसिटी दिया कि ये लिफ्टिंग वेट करो, ये कैरिंग कार्ड करो, जंपिंग करो, प्लेइंग करो, ये कैपेसिटी एनर्जी ने मुझे दिया। अब बात कर, अभी एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, अब आ जाते हैं कैपेसिटी पे। और इस कैपेसिटी का रिजल्ट हुआ यू परफॉर्म, यू फिनिश द वर्क, ठीक ना। ये बात इतना सा ध्यान रखना। अब थोड़ा कैपेसिटी पे और इस पे डिस्कस करते हैं, और यहीं से चैप्टर को धीरे धीरे टेक ऑफ करने की मैं कोशिश करूंगा। अब बड़े ध्यान से देखो, जो मैंने कैपेसिटी की बात किया, ये जो कैपेसिटी की बात किया, क्या कैपेसिटी, किस तरह की कैपेसिटी, ये तो मैंने कहा, ये तो सिंपल से खाना वाला बात किया मैंने एनर्जी, तो उससे आपको मिला कैपेसिटी। कुछ ऐसी भी आर्टिफिशियल, कुछ ऐसी भी नेचुरल, कोई ऐसी भी सेल्फ जनरेटेड कैपेसिटी होती है जिसका नाम मैं लूंगा क्या, एनर्जी के रूप में कैपेसिटी आती है। और मैं कहूंगा कि पोटेंशियल कैपेसिटी, क्या मैं बोला, ये कैपेसिटी अब किसकी बात मैं करूंगा, पोटेंशियल की बात करूंगा कैपेसिटी की, और बात करूंगा काइनेटिक की, बात करूंगा काइनेटिक की, और बात करूंगा थर्मल की, इलेक्ट्रिकल की, थर्मल कैपेसिटी, फिर समझो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, और न्यूक्लियर कैपेसिटी, और भी बहुत सारे चीज हो सकती हैं, ठीक ना। हमने एक आपको अटेंशन कराया कि कैपेसिटी क्या, कैपेसिटी वो एनर्जी है जो टू डू फोर्स या रिजल्ट परफॉर्म कराती है, वो कैपेसिटी की बात करूंगा, ठीक है। तो अब हमें जो मतलब है स्टूडेंट्स, इन दोनों से मतलब है, हमें जो पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है, इन दोनों चीजों को पढ़ना है। पोटेंशियल कैपेसिटी या पोटेंशियल एनर्जी की बात कर दूंगा, और काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, और ये दोनों ही एक वर्ड में बिल्कुल कंप्रेस्ड है, जिसको बोलूंगा मैं मैकेनिकल एनर्जी। ये दोनों ही क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। ये मैकेनिकल एनर्जी है। आपका 10th सीबीएसई आईसीएसई से मतलब है पोटेंशियल और काइनेटिक से। थर्मल का मतलब क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कोयले से होती है, हीट से होती है, वो थर्मल हो गई, तो वो भी तो कैपेसिटी दी टू डू या टू फ्लशिंग, टू ब्लविंग द लाइट, ठीक है, तो उसने दिया। इलेक्ट्रिकल का मैं पढ़ा चुका हूं आपको, अभी चल रहा है वो चैप्टर 10th के लिए, 9th के लिए नहीं, अभी चल रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर से होती है, वो पढ़ना है आगे चल के आपको 11th 12th में, ठीक है। चलिए, तो भाई आपका न्यूक्लियस जो एटम बम बनता है, वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की तो रिजल्ट है, वो तो बहुत हाई एनर्जी वाला होता है, जिसमें न्यूक्लियर बम बनता है, एटम बम बनता है, ठीक है। तो और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रिसिटी भी बनता है, थर्मल से ही बनता है। हम बात करेंगे अब दो चीज की, किसकी, हमारा चैप्टर फोकस होगा काइनेटिक और पोटेंशियल पे, ठीक है। तो ये बात हुई कि कैपेसिटी कहां से, यानी एनर्जी कहां से आ सकती है, इन सब चीजों से आ सकती है, फिजिक्स के कंटेक्स्ट में, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने ये दिया। अब जरा बात करते हैं वर्क की। अभी दोनों को साथ लेके नहीं चलूंगा, थोड़ा टर्मिनोलॉजी पे,
घुसते हैं, उसके बाद आपको चैप्टर पे हाथ लगाएंगे। एक मैंने कहा कि भाई ये एनर्जी से कैपेसिटी, यानी कि एनर्जी ने मुझे कैपेसिटी दिया, और किस किस तरह की एनर्जी ने कैपेसिटी दिया वर्क करने के लिए, और यही एनर्जी रिजल्टेंट फॉर्म में होती है, जो कहते हैं कि काम हो गया। हम एक किसी चीज को धक्का मारे, किसी कार को धक्का मारा, कार मूव कर गई, तो मैंने कहा वर्क हो गया। देखो कैसे इंटरलिंक है, एनर्जी से कैपेसिटी आई और कैपेसिटी ने मुझे इतना फोर्स करने की ताकत दी कि मैंने कार को पुश किया या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश किया और वो मोशन में आ गया। बात समझ में आई? चलिए वर्क की जो मैं बात करूंगा कि वर्क के लिए कैपेसिटी चाहिए, यानी देखो इस वर्क के लिए यानी रिजल्ट के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए या कैपेसिटी चाहिए। मैं कैपेसिटी बोलूंगा तो अब आप समझ लीजिएगा कि एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो चाहिए किसी वर्क के लिए क्या चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, और जो मेजर करेंगे मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और ये वर्क क्या करता है, देखिए वर्क के लिए कैपेसिटी चाहिए, और वर्क एक्चुअली में वर्क होता क्या है, वर्क कब कहते हैं, वर्क को जब मेजर करते हैं। क्या मैंने बोला कि वर्क को जब मेजर करेंगे एनर्जी ट्रांसफर करके रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट आया ना, कार्य वर्क का मतलब रिजल्ट, ये काम हो गया। लेकिन उसके पीछे ये एनर्जी यानी कैपेसिटी जब उस चीज में ट्रांसफर हो जाती है तो वर्क में बदल जाता है, तो मेजर करता है वर्क, कहते हैं ना कि काम हो गया। आपने किसी चीज को, किसी ब्लॉक को धक्का दिया, उसमें कैपेसिटी इन्वॉल्व हो गई। जब धक्का दिए तो आपकी एनर्जी, जो कैपेसिटी थी एनर्जी, आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई उस ब्लॉक में और ब्लॉक मूव कर गया, वर्क हो गया। तो वर्क से यहां समझेंगे कि जब वर्क की बात आएगी तो समझेंगे आप लोग कि ये मेजरमेंट बताता है। किस चीज का मेजरमेंट बताता है कि एनर्जी ट्रांसफर हो गई, यानी कि वर्क हो गया, और एनर्जी ही ट्रांसफर हुई, ब्लॉक को धक्का दिए, ब्लॉक में एनर्जी ट्रांसफर हुई और ब्लॉक मूव कर गया। इस चैप्टर की बात ऐसे हम करेंगे। तो ये वर्क की बात की मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, बहुत ध्यान चलना, मैंने वर्ड बोला मेजर करता है एनर्जी ट्रांसफर को, और ट्रांसफर किस पे, जिस पे हमने वर्क किया, रिजल्ट लिया, मूवमेंट हुआ। खेलना चाह रहे थे तो खेलने में एनर्जी मेरी ट्रांसफर हो गई, हमने खेला, फुटबॉल को मारा, फुटबॉल पे मैं अपनी कैपेसिटी फुटबॉल पे लगाया और वो एनर्जी जो कैपेसिटी एनर्जी के रूप में थी वो एनर्जी फुटबॉल में ट्रांसफर हुई, फुटबॉल आगे बढ़ गया। बात समझ में आई? तो मैंने कहा कि वर्क किया, फुटबॉल पे वर्क किया, तो एक्चुअली में एनर्जी ट्रांसफर हुआ, कैपेसिटी ट्रांसफर हुई, एनर्जी ट्रांसफर हुई तो वर्क हुआ, जो आप चाह रहे थे वो हुआ, फुटबॉल आगे चला गया। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या मेजर करता है, मेजर, बड़े ध्यान से समझना। अब चैप्टर को उठाऊंगा, मेजर कैपेसिटी, मेजर एनर्जी ट्रांसफर मैं कर दूं, ठीक ना, एनर्जी ट्रांसफर, मेजर एनर्जी ट्रांसफर किसमें, ऑब्जेक्ट में, जिस चीज पे आप काम कर रहे हो उसमें, ठीक ना। तो एक और नया वर्ड मिल गया कि एनर्जी ट्रांसफर जो करता है तो कहते हैं कि वो वर्क किया गया, ठीक ना। तो वर्क के लिए हमें क्या चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए, रिजल्ट के लिए, वर्क के लिए। ये बात तो क्लियर हो गई ना कि वर्क और एनर्जी में क्या फर्क है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लो कि कोई और किसी चीज को ट्रांसफर करने के लिए, किसी चीज को अब, या ये मैं कहूं कि जो आप चाहते हो वर्क करने के लिए क्या होना चाहिए कि फोर्स चाहिए। फोर्स वही कैपेसिटी फुटबॉल पे अपना एनर्जी डाला तो फोर्स एक काम किया और फुटबॉल आगे चला गया। तो हमें एक फोर्स चाहिए, और फोर्स का भी जो डायरेक्शन, इतना फोर्स अप्लाई कर दो कि फोर्स के डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो जाए। इतना आप फोर्स लगा दो, इतना आप कैपेसिटी लगा दो, जो फोर्स लगे कैपेसिटी की वजह से एनर्जी जो फोर्स में कन्वर्ट हो, इतनी फोर्स लगे कि वो ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से, रेस्ट पोजीशन से वो डिस्प्लेस हो जाए। और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, फोर्स की डायरेक्शन में, तो कहेंगे कि वर्क हो गया। क्या कहेंगे कि वर्क हो गया। बात समझ में आई? यस और नो? यस। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और अब आगे पढ़ते हैं कि एनर्जी क्रिएट कैसे होती है। भाई ये एनर्जी क्रिएट कैसे हुई? तो सिंपल सी बात है, एनर्जी क्रिएट होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज से। अगर बिजली की बात करो, इलेक्ट्रिसिटी की, तो चार्जेस से, इलेक्ट्रॉन से क्रिएट होती है। अगर देखो तो पावर स्टेशन से क्रिएट होती है एनर्जी, और
टरबाइन से होती है, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, मूविंग वाटर, समुद्र में टाइडल फोर्स लगते हैं जिसको बोलते हैं ना अप एंड डाउन, उसकी लहर होती है, वेव होती है, तो टाइडल फोर्स होता है। बहुत सारी सो मेनी काइंड ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट, है ना। तो वो सारी एनर्जी ऐसे क्रिएट होती है, और जो हमने बताया एनर्जी वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है, तो वर्क होता है, किस फोर्स ने काम किया, किस एनर्जी के साथ किया, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये तो थोड़ा सा बैकअप था इस चैप्टर का, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं कहूं कि ये व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी है क्या एक्चुअली में, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एक बात सामने निकल के आई कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब मैं इस चीज को मिटाता हूं स्टूडेंट, और जरा चैप्टर पे पहले चैप्टर्स को एंटरटेन करते हैं, मजे लेते हैं, फिर पढ़ाई करेंगे इसमें। चलिए, मैंने कहा कि अब बात आई कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी क्या है, देखो ये बहुत छोटा शब्द है। एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यही तो आई कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। देखो मैंने कैपेसिटी और वर्क दोनों बताया था और दोनों को जोड़ दिया, डिफिनीशन हो गई इज टर्म्ड एज कैपेसिटी। स्टूडेंट्स मैंने कई बार बताया था कि जिस चीज का डेफिनेशन हो उस चीज का नाम नहीं लिखना है, जैसे एनर्जी इज ए, ये नहीं करना है, ठीक ना, वो बात अच्छी नहीं लगती, प्रॉपर नहीं है। चलिए अब आते हैं कि सिंपल वर्ड में यही काम क्रक्स निकल के आया कि यही तो एनर्जी है। चलिए अब एनर्जी पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे वर्क पे, ठीक है। चलिए, तो अब एनर्जी में जरा ध्यान दो कि कोई फास्ट मूविंग बॉल है, जैसे क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट खेलते हो, उधर से बॉलर ने बॉलिंग किया और बैट्समैन ने उसको बहुत तेजी से मारा, तो वो क्या हुआ, हिट किया। तो जो स्टेशनरी विकेट है, जो विकेट रहता है ना, जो कहते हो कि आउट हो गया, तो जो विकेट 3 लकड़ी का होता है, तो बहुत तेजी से मारा उसने, और बॉलर ने बहुत तेजी से बॉल फेंका, ठीक है। तो अगर विकेट पे लग गई बॉल, तो विकेट क्या करता है, वो सीधे के सीधे वो थ्रोन अवे हो जाता है, दूर चला जाता है। तो होता क्या है कि जब एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू ए सर्टेन हाइट, मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है और उसको उछालो, फेंको ऊपर, वो ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट तक जाता है, तो क्या हुआ, कैपेसिटी, यानी हमने उसको एनर्जी दी, हमने क्या किया, उसको एनर्जाइज किया, वहां तक गया, और वहां पे एक वर्क हुआ। जब कैपेसिटी की बात आ गई तो वर्क हो गया। हम लोगों ने देख लिया है कि वर्क के लिए कैपेसिटी चाहिए, वही फोर्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो मान लो किसी हाइट पे आपने बॉल फेंका, तो आपने क्या किया, एक कैपेसिटी टू डू वर्क हुआ। वैसे ही एक कारपेंटर एक कील पे हथौड़े से मारता है और नेल, वो कील लकड़ी में घुस जाती है, तो कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी इतनी हुई जो वर्क में कन्वर्ट हुई, उस पर एक फोर्स लगाई, एनर्जी ने, कैपेसिटी ने फोर्स लगाई, और वर्क में वो रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आई। तो क्या चीज देखा हमने कि कैपेसिटी किस किस तरह से भी हो सकती है, कि एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू ए सर्टेन हाइट गेट्स ए कैपेसिटी टू डू वर्क। बात समझ में आई। चलिए अब एक्चुअली में ये खेल क्या हो रहा है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये कैपेसिटी लगी, कील अंदर गई, हाइट पे बॉल गया, किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट में हुआ। जरा इस खेल को समझने की कोशिश करते हैं, और उस खेल के पीछे सिर्फ एक लाइन है, एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर हो गई, है ना। ट्रांसफर एनर्जी ही किसी चीज को फोर्स में, ट्रांसफर एनर्जी ही फोर्स कन्वर्ट कराता है, डिस्प्लेसमेंट होती है और वर्क हो जाता है। देखेंगे क्या क्या वर्क है, कुछ ऐसे भी सिचुएशन देखेंगे जहां पे आप समझते हो कि वर्क है, लेकिन फिजिक्स ने कहा कि वर्क कुछ नहीं हुआ, ठीक ना। बड़े मजेदार है, पहले थोड़ा सा इसमें एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बात ये हुई, एनर्जी ट्रांसफर होती कैसे है ये जरा देखना है, कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। एक एग्जांपल मैं लूंगा स्टूडेंट, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, बड़ी मजेदार सिचुएशन है। मान लो एक सरफेस है, ये सरफेस है, एक ब्लॉक है, ये सरफेस सटा हुआ है ना अर्थ पे, एक मान लो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमें एक फोर्स लगाना है। इस ब्लॉक को मान लो एक हमने फोर्स लगाया F, इस फोर्स की डायरेक्शन ऐसे रही। अगर मैं ये डायरेक्शन न लिखूं, यहां पे एरो लगा दूं, तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही मानी जाएगी, ठीक है। तो फोर्स हमने लगाया, और फोर्स जब इस ब्लॉक पे लगाया तो ये ब्लॉक मूव करके यहां पे आ गया। ये ब्लॉक कहां पे आ गया, एक डी डिस्टेंस पे आ गया। मान लो एग्जांपल के लिए कि यहां से लेके यहां तक ये आ गया, ये शिफ्ट हो गया। एक्चुअली में हुआ क्या,
यहीं से समझना है एक्चुअली में हुआ क्या। और स्टूडेंट यहाँ पे मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक ना, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन अगर ना हो स्टूडेंट तो किसी चीज पे फोर्स लगाओ वो जीरो, वर्क डन जीरो, है ना। फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, फ्रिक्शन तो चाहिए, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना कि फ्रिक्शन जीरो लेकिन नहीं चल रहा है। अब आओ देखो हुआ क्या कि हमने एक फोर्स लगाया एक ब्लॉक पे। ये क्या है, मान लो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये डिस्प्लेस होके यहां आ गया, ठीक है। तो ये हुआ कि कैसे एनर्जी ट्रांसफर हुई, जब हम लोगों ने इस पे फोर्स लगाया तो एक्चुअली में ये हुआ क्या, यहां पे मैं इसको जरा मिटा दूं। एक्चुअली में जो ये फोर्स लगाया हमने, तो यहां पे फोर्स लगाया तो यहां पे क्या हुई, कैपेसिटी, मैंने फोर्स लगाया तो वहां पे एक कैपेसिटी काम करी, टू डू वर्क करने की क्षमता, एनर्जी ने काम किया। यहां पे क्या काम किया, एनर्जी, यहां पे यानी एक एनर्जी ने काम किया। एनर्जी जब काम की, ये ऐसे मैं दिखा रहा हूं तो आप मत समझना कि ऐसे घूम रहा है, ये हम एनर्जी को समझाने के लिए ऐसा बनाया हमने, ठीक ना। एनर्जी ऐसे काम की, एनर्जी काम की, तो जब मैंने कैपेसिटी हुई हमारी, तो जो ये कैसे आया, मूवमेंट कैसे हुआ, तो जब यहां पे एनर्जी ने काम किया, कैपेसिटी ने काम किया, उस कैपेसिटी ने एक फोर्स लगाया, यानी कि फोर्स से ही कैपेसिटी हो गई, ध्यान दो। तो एक फोर्स लगा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आया। तो ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी, मेरी एनर्जी जो मैं एक ब्लॉक को हाथ से पुश कर रहा हूं, वो इसमें ट्रांसफर हो गई। ये देखो ध्यान से, ये एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो गई, इस ब्लॉक में ये एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई, ये एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई। और यही एनर्जी ट्रांसफर हुई जो इसको यहां पे मूव करा दी, यहां पे मूव कर गया। ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी ट्रांसफर किस पे होती है, जिस चीज पे आप वर्क करते हो, जिस चीज पे आप फोर्स लगाते हो, उस पे ट्रांसफर होती है एनर्जी। और उसका पोजीशन डिस्प्लेस होकर यहां आ गया, इस पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई, ट्रांसफर तो इसी पे यहीं पे हो गई, और ये डिस्प्लेस होकर यहां पे आ गया। तो जहां वर्क हुआ वही एनर्जी ट्रांसफर हुई। मान लो अभी एक एग्जांपल मैं लूंगा गोल्फर का, वहां पे और क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है। चलिए, तो मैंने कहा कि ये वर्क हुआ, अगर फोर्स लगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां से यहां आ गया, तो मैं कहूंगा कि क्या हुआ, वर्क डन हो गया, वर्क हुआ। अगर इस पे फोर्स लगाता और डिस्प्लेसमेंट ना होता तो वर्क जीरो, वर्क नहीं होता। फिजिक्स यही कहता है, इस पे जितना भी जान लगा लो और उसमें डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हुआ तो वर्क जीरो। और मैं यहीं पे एक एग्जांपल बता दूं स्टूडेंट, मान लो एक कुली है, ये अपने सर पे वेट लिया है, लगेज लिया है, और यहां से सरफेस पे रेलवे स्टेशन पे चलता है, और यहां से मूव करके ये कुली यहां पे आ गया इस लगेज को लेकर के, ठीक है, आ गया। तो अगर ये लगेज लेके यहां से लेके यहां तक आया, और इस पे देखो, चलिए थोड़ा सा आगे बताएंगे इसको, आगे से बताऊंगा, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, थ्योरी हमारी बिगड़ जाएगी। ये अभी जस्ट 10 मिनट्स के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, इतना बस ध्यान रखो कि हमारा वर्क डन ये कहलाया, ठीक है। तो जब वर्क डन कहलाया तो एक्चुअली में देखो हो क्या रहा है, वर्क जब हुआ तो इसका मतलब कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और वर्क न्यूट्रल भी हो सकता है। 3 सिचुएशन हो सकती है कि जो वर्क हुआ हमारा, ये वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है, मतलब नो वर्क भी हो सकता है, नो वर्क भी हो सकता है ना, ये नो वर्क भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, इसे बहुत सारे केसेस अभी हमें देखना है और बहुत ही मजा लेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए, मान लो पॉजिटिव का हुआ कि आपने फोर्स लगाया, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और ये डिस्प्लेस होके यहां आ गया, तो बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क हो गया। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव वर्क। इस तरह से बहुत सारे सिचुएशन है, और सारी सिचुएशन को देखेंगे 1 by 1, आप घबराना मत। निगेटिव पे देखो, सोचोगे कि यार निगेटिव कैसे हो गया, निगेटिव संभव है। एक कार को कभी कभी धक्का दो, और धक्का देने पे कार कभी उल्टा भी आने लगती है। अगर सरफेस ऐसा इंक्लाइंड हो, कार को पुश करोगे तो कार कभी कभी पीछे आने लगती है,
बंद कार, ठीक है ना, रेस्ट पोजीशन वाली कार को पुश करोगे वो पीछे भी आएगी। तो मान लो कि अगर एक ब्लॉक है या एक कार ही ले लो, तो आपने इधर फोर्स लगाया मान लो 5 न्यूटन का, ठीक है, फोर्स लगाया आपने, और एक जो इधर से जो फोर्स लग गया 10 न्यूटन का, बताओ 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, यानी कि हम इधर से कार को धक्का दे रहे हैं और कार और तेजी से इधर आ गई, तो 5 माइनस 10 न्यूटन क्या हुआ, -5 न्यूटन, ठीक ना। यानी कि -5 का मतलब कम ज्यादा से मत सोचना, डायरेक्शन से मतलब यहाँ पे नेगेटिव मतलब कि अपोजिट आ गई, फोर्स के अगेंस्ट, इससे मतलब रखना है। माइनस का मतलब कि ये नेगेटिव वैल्यू लेस वैल्यू नहीं हो गई, डायरेक्शन से मतलब है। तो ये नेगेटिव ही फोर्स हो सकता है, अभी डिस्कस करेंगे। एक जीरो मैंने कहा कि आपने इस पे फोर्स लगाया और इसमें मूवमेंट ही ना हो तो वर्क 0, ठीक ना। तो ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है ना। चलिए अब देखते हैं 1 बाय 1। एक्चुअली में अगर देखो एक बॉल का एग्जांपल लो, मान लो एक बॉल है, अगर उस बॉल को ऊपर फेंको, कोई बॉल है, किसी बॉल को ले लो, ये अर्थ है हमारी, मान लो एक बॉल को मैंने, ये बॉल है, ये हमारी बॉल को मैंने फेंका किस पे, इस हाइट पे, एक बॉल को मैंने फेंका, तो बॉल को फेंका तो ये हमारी कैपेसिटी लगी ना, यहां एनर्जी लगी ना, वर्क हुआ, क्योंकि बॉल को इधर फेंका तो जो फेंकने का जो मेरा फोर्स है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट, हमने फेंका, फोर्स लगाया और बॉल ऊपर ही गई, जिधर फेंका, जिधर फोर्स लगाया उधर ही गई, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। तो फोर्स की डिफिनेशन नहीं है कि फोर्स वहां होगा जहां आपने पुश किया या फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ तो वर्क हो गया। तो आपने कहा कि यहाँ पे वर्क हुआ, ठीक ना, वर्क हुआ, कैपेसिटी लगी, एनर्जी लगी, बात समझ में आई ना। एकदम लस्सी बना दो इस चैप्टर को कि कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ। ये कौन सा फोर्स लगा, पॉजिटिव फोर्स लगा, ये बात समझ में आई। चलिए ये और पॉजिटिव हुआ। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा देखो, लेकिन इसी को अगर हम ग्रेविटी के कंटेक्स्ट में सोचे, हमने बॉल तो फेंका, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर मैं ग्रेविटी के सेंस में सोचूं, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, सेंटर में खींचती है अर्थ किसी चीज को। तो ग्रेविटी के सेंस में अगर सोचो तो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको W कहते हैं, mg कहते हैं, ये तो उल्टा आया, फोर्स लगाया मैंने ऊपर, और जो ऑब्जेक्ट हमारा आ गया नीचे, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, अगर देखा जाए ये डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे, तो क्या ये वर्क हुआ, आप सोचो क्या ये वर्क हुआ। वर्क तो तब होगा कि जिस फोर्स में डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसी में वर्क यहां भी हुआ, वर्क तो हुआ ही, लेकिन उल्टा हो गया, फेंका हमने ऊपर। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को देखो, पूरा अलग अलग देखो, एज सिस्टम मत बनाओ पूरे को, इसको देखा पॉजिटिव, सिर्फ आप ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन नीचे आया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो वर्क हो रहा है, क्या ये इसकी वजह से नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सिर्फ वर्क हो रहा है, वर्क तो हो रहा है लेकिन निगेटिव हो रहा है, ठीक है। चलिए ये काम आएगा आगे। एक्चुअली व्हाट हैपन, अगर देखो तो हो क्या रहा है, हो तो यही रहा है ना कि हम एनर्जी, हम कैपेसिटी अप्लाई कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, वो वर्क फोर्स यानी कि एनर्जी लग रही है उस पर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि वर्क हो रहा है। तो देखो अगर मैं फॉर्मुलेट करने की कोशिश करूं तो हो क्या रहा है कि W इक्वल टू ई, क्या हो रहा है एक्चुअली में, W इक्वल टू F इंटू S। ये F क्या है, ये फोर्स है, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बात ये तो हुआ। अब जरा एक चीज जो मैं अभी तक जो मैंने बोला है उसको समराइज कर दूं, इसमें एनर्जी, कैपेसिटी, वर्क, फोर्स वगैरह वगैरह, देखो यहां पे क्लियर हो जाएगा। ये W क्या है, ये W स्टूडेंट्स देखो तो ये W क्या है, ये वर्क है, W ये वर्क है। ये वर्क कैसे हुई, ये कैसे हुआ वर्क, जब एनर्जी ट्रांसफर हुई,
ये वर्क कैसे हुआ, यही एनर्जी किसी चीज में, ये एनर्जी ट्रांसफर, ये एनर्जी ट्रांसफर हुई तो वर्क हुआ, और एनर्जी ट्रांसफर हुई किस डायरेक्शन में, जो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि वर्क और ई की बात करूं तो वर्क ही एनर्जी है, वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही ट्रांसफर होती है तो वर्क कहलाता है। ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। और ये किसके इक्वल होता है, फोर्स जो लगा और जो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का हुआ उसके मल्टीप्लाइड के बाद, ठीक है ना। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। मैंने कहा कि ये वर्क है और ये फोर्स है, ये वर्क है ये फोर्स है, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो ये बात बन गई, ये वर्क के रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। और क्योंकि हम तो पॉजिटिव वर्क की बात कर रहे हैं ना, ये तो निगेटिव होगी तो भी वर्क है, तो अब निगेटिव की बात ही नहीं करना, जीरो की बात ही नहीं करना, हम तो वर्क मतलब पॉजिटिव वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों का यूनिट, इन दोनों का यूनिट जो ये हमारा दोनों का यूनिट अगर देखा जाए, दोनों की यूनिट देखो तो सेम यूनिट भी होगी, ये दोनों का यूनिट क्या होगी, सेम, ये वर्क की भी और एनर्जी की भी, सॉरी ये एनर्जी की, वर्क की और एनर्जी की, वर्क की और एनर्जी की, ये फोर्स नहीं, यहां पे मैं लिखूंगी एनर्जी, जब यूनिट पढ़ा रहा हूं मैं तो यहां पे एनर्जी, ये वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट एक ही होती है, जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की होगी यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स, इफ यू आर इग्नोरिंग द फ्रिक्शन एंड आर मूविंग द क्रेट, अगर एक क्रेट समझ रहे हो ना, क्रेट को मूव कराओ, टोकरी समझ रहा, टोकरी को मूव कराओ तो उसमें अगर फ्रिक्शन है तब तो वर्क होगा, अगर फ्रिक्शन मूवमेंट में अगर नहीं है तो जीरो फ्रिक्शन तो कोई वर्क ही नहीं होगा, बिकॉज कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। फोर्स के लिए अपोजिट फोर्स तो चाहिए ना, फ्रिक्शन तो हमें चाहिए, सरफेस का फ्रिक्शन, आप रोड पे चल रहे हो, अगर फ्रिक्शन अपोजिट नहीं लगेगा तो आप चल ही नहीं पाओगे, आप तो वहीं गिर जाओगे। बात समझ में आई, चलिए कुछ रेसिस्टेंस चाहिए, है ना, तभी वर्क होगा। ये बात भी क्लियर हो गई स्टूडेंट, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में भी है और आपके 9th 10th में भी है, तो इसको ध्यान से करना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक हम एग्जांपल मैं लूंगा किसका, गोल्फर का, गोल्फर से भी समझने की कोशिश करेंगे कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। चलिए, तो बड़े सिंपल सा है, मैं कहूं कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे हुई, इसमें बहुत फोकस करना जरूरी है। मान लो कि एक गोल्फर है, गोल्फर जैसे यहां पे एक चीज है, यहां पे मैं कहूं गोल्फर है, गोल्फर कौन सा, जो गोल्फ को खेलता है, और गोल्फ एक छड़ी टाइप का, स्टिक टाइप की चीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं, डंडा टाइप का होता है, उस क्लब की बात कर रहे हैं। तो एक गोल्फर एक्चुअली में हो क्या रहा है, गोल्फर के पास क्या है, गोल्फर के पास कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी है, गोल्फर के पास क्या है, कैपेसिटी है, और एक डायरेक्शन में लगाने की कैपेसिटी है। चलिए, तो कैपेसिटी जब है तो ये कैपेसिटी क्या करेगा, क्या गोल्फर, गोल्फर अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल करेगा किस पे, क्लब पे, किस पे, क्लब पे। तो जब क्लब पे इस्तेमाल करेगा गोल्फर, तो वो एनर्जी किस पे लग जाएगी, क्लब पे, वो ट्रांसफर किस पे हो जाएगी, एनर्जी इन क्लब, है ना, क्लब, वो एनर्जी क्लब पे ट्रांसफर हो गई, और जब क्लब पे ट्रांसफर हो गई तो वो एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया क्लब को, और एनर्जी जो लगी क्लब को, उसने एनर्जी ट्रांसफर किया, मतलब उसको घुमाने की क्षमता किया, और वो क्लब क्या करेगा, वो बॉल पे अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। तो क्या किया इसने क्या किया कि एनर्जी देखो, एनर्जी ट्रांसफर इन बॉल, तो बॉल को मारा, बॉल चली गई। देखो थोड़ा एक ड्रा करूंगा, हो क्या रहा है यहां पे, क्या स्टूडेंट्स हो रहा है कि जो हमारी गोल्फर क्या कर रहा है, डज वर्क ऑन क्लब, यहां पे क्या कर रहा है गोल्फर, डज वर्क ऑन क्लब, यहां पे देखो क्लब पे काम हो रहा है, क्लब मतलब छड़ी पे काम हो रहा है ना, छड़ी पे वर्क हो रहा है, और जब वर्क जो छड़ी पे हो रहा है वो वर्क में हो क्या रहा है बेसिकली कि छड़ी एनर्जी लीव कर रही है, किस पे लीव कर दी, बॉल पे, छड़ी एनर्जी क्या कर रही है, लीव कर रही है, किस पे, बॉल पे। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो, इस सिचुएशन को मैं देखूं कि छड़ी ये एनर्जी यहां पे या इसी पे देखो, हाँ, एनर्जी लीव, एनर्जी को
छड़ी से बॉल पे छोड़ा और छड़ी पे छोड़ा तो वो बॉल पे वर्क कर दिया। तो यहां पे देखो ध्यान से, ऐसे एनर्जी आकर के इस बॉल पे, जो बॉल थी उस बॉल पे एनर्जी आ गई और ये बॉल यहां पे आ गई। ये बॉल यहां से यहां आ गई। बॉल पे उसने कैपेसिटी की, कैपेसिटी मतलब अपनी एनर्जी बॉल पे, यानी क्लब ने, यानी कि गोल्फर ने क्लब पकड़ा, छड़ी पकड़ी और उस क्लब पे कैपेसिटी लगाई बॉल पे, और बॉल पे उसने क्या किया, वर्क किया, और बॉल पे ही वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, उसकी ताकत ट्रांसफर हो गई और उस ताकत से यहाँ पे आ गई बॉल। तो एक्चुअली में एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती है। एनर्जी ट्रांसफर मतलब कि उस बॉल पे एनर्जी पूरी लगा दी गई, छोड़ दी गई, वो बॉल मूव कर गई। बात समझ में आई? तो छोटा सा एक एग्जांपल था कैपेसिटी और एनर्जी का। अब जरा कंक्लूजन में कर दूं कि ये सब कुछ अभी हम लोगों ने एनर्जी, कैपेसिटी, फोर्स, वर्क पढ़ा, या कंक्लूजन क्या निकला कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट मैं आता हूं, एक मैं चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट पर देखेंगे कि वर्क, एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है। ये बड़ा कंफ्यूज करता है और तीनों को मैं अलग अलग करके अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। आते हैं। अब मैं देखूं, अगर मैं ऐसे डायग्राम बना दूं, कोई दिक्कत, यहां पे मैं लिख दूं वर्क और यहां पे लिख दूं एनर्जी, और यहां पे मैं लिख दूं पावर। देखो तीनों पे डिफरेंस क्या है। ये पढ़ने के बाद अब हम इस चैप्टर के दिल पे चलेंगे, तब टच करेंगे कोर इश्यू को, तब मजा आएगा पढ़ने में। है क्या? तो ये इसमें वर्क में क्या हुआ, कैपेसिटी की बात हम लोगों ने किया था कि रिफर एंड कैपेसिटी इन्वॉल्विंग ए फोर्स एंड मूवमेंट। यहां पे कैपेसिटी की बात हो रही है, कैपेसिटी इन्वॉल्व है ना? तो कैपेसिटी इन्वॉल्व है तो क्या लग रहा है, फोर्स प्लस मूवमेंट, इसी की बात हो रही है ना कि फोर्स प्लस मूवमेंट, और किस डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में। प्लस मैं यहां डायरेक्शन कर दूंगा, ये डायरेक्शन कौन सा है, फोर्स के डायरेक्शन में। ये बात हो गई तो हो गया वर्क। जैसे एग्जांपल मैं लूं कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक एग्जांपल लो, किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं फोर्स लगाऊं कितना, मान लो 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का मैंने एक फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का मैंने एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेस हो गया, यहां से आकर के बात यहां आया। ये दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर है। कितना स्टूडेंट? 5 मीटर है, 5 मीटर है। सेंटीमीटर में एग्जाम में दे देगा तो आपको कन्वर्ट करना है, ये मीटर पे कहानी बनी है पूरी। तो ये 5 मीटर हो गया। तो मैं कहूं कि वर्क कितना हुआ, तो यहां पर देखो ध्यान से, वर्क कितना हुआ, वर्क वही है ना कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हुआ F इंटू डी को मैं एस भी लिख सकता हूं, एस, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो F इंटू डी, तो ये हुआ 20 इंटू 5 यानी कि 100, और 100 ये क्या आया, यूनिट कभी भूलिएगा मत, ये यूनिट आई जूल, ठीक है ना, ये जूल, ठीक है ना। तो अब मैंने बताया था कि जो वर्क है और एनर्जी है दोनों के यूनिट सेम होती है, ठीक है ना। ये बात आ गई जूल की। और एनर्जी में देखो क्या होता है, इसी चीज को, एनर्जी ही तो काम कराती है ना। ये कैपेसिटी जो इन्वॉल्व हुई है, ये किसने कैपेसिटी दी है, एनर्जी ने दी है। किसने दी है, एनर्जी ने दी है। तो कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, ये क्या है इसमें, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, है ना, काम करने के लिए कैपेसिटी, है ना। तो इसका जरा कर देखो, तो यू मस्ट हैव एनर्जी, हमें एनर्जी रखना पड़ेगा, हमें कैपेसिटी रखना पड़ेगा काम करने के लिए, वर्क को फिनिश करने के लिए। अकम्प्लिश द वर्क, यू हैव टू एनर्जी टू अकम्प्लिश वर्क। बात समझ में आई? चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो किसी चीज पे आपने काम किया, अब जब मैंने काम पे निकाल दिया 100 जूल, तो मैं अब ले लू ना, इस एग्जांपल में ले लू कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे 100 जूल का वर्क किया। अब मैं सीधे कैलकुलेशन लेता हूं, है ना, कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल हो, कोई ऑब्जेक्ट है ना, इस पे हमने वर्क किया, तो वर्क हुआ हमारा 100 जूल, ठीक है, 100 जूल वर्क हुआ। तो यू मस्ट एक्सपेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 100 जूल एनर्जी खर्च करना पड़ा है। ये मतलब निकला कि अगर 100 जूल वर्क हुआ तो यू मस्ट
यू मस्ट एक्सपेंड 100 जूल एनर्जी। ये मतलब रहा कि अगर 100 जूल का वर्क हुआ तो एनर्जी कितना हमें खर्च करना पड़ेगा, यानी कि 100 जूल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा तो वर्क आएगा, तो हमारा एक वर्क होगा। ये मतलब निकला। चलिए अब आते हैं जरा पावर पे। पावर कुछ बहुत अलग नहीं है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वर्क निकाल दें, मैंने कहा कि यार तुम्हारे पास कितना काम करने का पावर है, तो पावर जहां आता है वहां पे टाइम से कंपेयर। पावर तो मेरे पास है, देखो कैपेसिटी मेरे पास खूब है। कैपेसिटी है कि मैं 12 घंटा पढ़ लूं, ठीक, पढ़ते गया। इफिशियंसी क्या है कि जो 12 घंटा में मैं पढ़ा, कोई स्टूडेंट वो 6 घंटे में पढ़ दिया, तो टाइम आ गया ना। आधे ही टाइम में पढ़ दिया हो तो उसकी इफिशियंसी हो गई। जैसे कोई मोटर है, कार है, तो कार की कैपेसिटी एक बनाई जाती है ना, कि ये कितना इसकी कैपेसिटी है चलने की। तो वो जो मैन्युफैक्चरर है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देता है, और परफॉर्मेंस कैसे करती है वो बाद में पता चलता है कि भाई कुछ कमी रह गई, है ना। तो ये कैपेसिटी क्या है, हमारी जो कैपेसिटी है ये काम करने पे खर्च करना पड़ता है, और ये डिपेंड करता है कि आपका काम का लेवल कैसा है। तो जो पावर की मैं बात करूं कि वर्क तो हुआ, लेकिन विद इन टाइम बताओ, यानी कि रेट ऑफ वर्क, मैं कह दूं रेट ऑफ वर्क, यानी रेट आया तो टाइम आ गया कि वो काम कितने समय में हो गया, तो पावर कहेंगे। मेरे पास शक्ति बहुत है, लेकिन उतनी शक्ति नहीं जितना कि दूसरा वाला उतने ही काम को कम समय में, कम पावर में उतने ही काम को कर दे रहा है। बस में ना। तो जहां एक तरह से इफिशियंसी की बात आ जाएगी, पावर की बात आएगी, तो टाइम वहां पे आ जाएगा। तो अगर पावर देखो कि ये रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है। काम किस समय पे, यानी कि 1 सेकंड में कितना काम किए, 1 घंटे में कितना काम किए, ये पावर है, ठीक ना। और अगर एनर्जी को देखो कि ये रेट ऑफ वर्क है, ये एनर्जी ही तो यूज कर रहा है विद इन टाइम, है ना। तो पावर का अगर देखो तो ये बना कि P इक्वल टू W/T, वर्क विद इन द टाइम, तो P/W/T बना। अगर W को देखो तो हम लोग अभी पढ़े थे ना कि W ही इफिशियंसी है, ये T, ये फार्मूला बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां हमें क्वेश्चन में एग्जाम में E दिया हो और T दिया हो, पावर निकालना हो, तो इसको पकड़ के मत बैठना कि W कहां है, W ही एनर्जी है, W ही एनर्जी है ना। तो बात वही हो गई, उसी क्वांटिटेटिव वैल्यू को इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो दोनों बात एक ही घूम फिर के आई। अगर E देखा जाए, मैं कहूं कि थोड़ा इसको मिटा दूं, और E क्या है, एनर्जी क्या थी, बोलो, F इंटू एस नहीं थी क्या, F लगा और S यानी कि काम, वर्क ही तो है एनर्जी। तो ये एनर्जी जब वर्क है तो F इंटू एस कहूं या D मैं कह दूं, डिस्प्लेसमेंट अभी तक पढ़ा था, D समझो, इसको मैं चाहूं तो S भी लिख दूं, कहीं कहीं किसी बुक में S लिखा है तो घबराना नहीं है। तो अगर ये इफिशियंसी यानी वर्क इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी जो वर्क है F इंटू डी वो बराबर ही होगा, तो F इंटू D/T। तो ये फार्मूला आपके तीनों आते हैं, कहीं कहीं F दे देगा, D दे देगा और T भी देगा, पूछेगा पावर बताओ, तो इसको मत ढूंढना, सीधे यही समझना, कहीं कहीं E देगा, T देगा तो भी पावर निकल जाएगा, कहीं कहीं WT देगा तो भी पावर निकल जाएगा। ये तीनों सिचुएशन में एग्जाम में कहीं भी आपको धोखा दे सकता है। ये बात समझ में आई। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें अब इसी समय लिंक करूं कि ये 100 जूल काम हुआ, यानी कि 100 जूल एनर्जी खर्च करना पड़ा, तो इसी को मैं लेता हूं। अब इसमें 100 का क्या मतलब होगा, इसके मतलब होगा कि 100 जूल एनर्जी को हमें पावर में यूज करना है, यानी कि 100 जूल एनर्जी कर देंगे तो 100 वाट के बराबर हो जाएगा। 100 जूल ही हमारा 100 वाट बन जाएगा। 100 जूल ही एनर्जी जो हमारी खर्च हुई है वो क्या बन जाएगी, यानी कि 100 जूल एनर्जी यूज करेंगे तो पावर कितना कहलाएगा, 100 वाट, है ना। तो यहां पे 100 जूल एनर्जी ही बन जाएगी 100 वाट। अभी वाट पे डिस्कस आगे इस चैप्टर में होगा। तो ये रहा एक छोटा सा एनालिटिकल टेबल, जिससे हमें कोशिश किया कि अलग अलग चीजों को समझाऊं। तो स्टूडेंट ये तो ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल कंपोनेंट रहा, थोड़ा सा और कंपोनेंट है, उसके बाद हम पढ़ते हैं असली चैप्टर के दिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनका दिल कितना बड़ा है, क्या इनका दिल का सर्जरी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। स्टूडेंट अभी देखते हैं। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने
ये इस बात देखा वर्क एनर्जी पावर में क्या अंतर है और कैसे कैसे वर्क होता है एनर्जी से, कैपेसिटी एनर्जी से आती है और वो पावर तक भी एक आती है। W है तो पावर भी है, ठीक है। अब जरा हम बढ़ते हैं, नाउ वी आर कंसर्न्ड, हम इस स्टेज पे आ गए कि वी कंसर्न्ड अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दी मैकेनिकल एनर्जी। दोनों एनर्जी को मिलाते हैं, दोनों एनर्जी को कंबाइंड रूप से देखो तो ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी है। तो हम बात करते हैं कुछ और, चलिए। तो हम लोगों ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैकेनिकल एनर्जी के ही पार्ट हैं। हम पहले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। चलिए आते हैं, बहुत ही फैंटास्टिक है और बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिएगा। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या? मेरे अंदर पोटेंशियल है, आप स्टूडेंट हो बच्चों, आपके अंदर पोटेंशियल है, यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन 10, 12, इंजीनियरिंग, मेडिकल। लेकिन जब तक आप उस पर वर्क नहीं करोगे, जब तक आपको कोई गाइडेंस यानी आपको मोशन में नहीं लाया जाएगा, आपको यूज नहीं किया जाएगा स्टडी में, तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी है परफॉर्मेंस के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी के कैरेक्टर है कि इट इज इन द रेस्ट पोजीशन। जैसे बैटरी है, सेल है, उसमें आपको दिखता नहीं है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे उसको यूज कर दिया आपने सर्किट में की लगा करके, तो वो फंक्शनाइज हो गई, वर्क डन होने लगा, चार्जेस फ्लो होने लगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी। उसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है एक तरह से रिस्टोरिंग है, इसको रिस्टोर कर सकते हैं और ये कंजर्व रहती है, रिस्टोर फॉर्म में कंजर्व रहती है अनटिल अनलेस यू यूटिलाइज इट, जब तक कि आप इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो और ये एनर्जी कन्वर्ट की जा सकती है, पोटेंशियल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल को आपने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी भी बना सकते हैं, अभी आगे देखेंगे। जब तक ये सोई है, जब इसको यूज करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक्स की। इसमें मैं बता दूं, जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये मैकेनिकल एनर्जी है, इसमें से एक पोटेंशियल हो गई स्टूडेंट और एक हो गई काइनेटिक। काइनेटिक तब होगी जब ऑब्जेक्ट में मोशन होगा, और पोटेंशियल रेस्ट पोजीशन में होता है, ये रेस्ट रहती है। काइनेटिक कब होगी? जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। और स्टूडेंट्स बड़े ध्यान समझना, जब कोई एनर्जी होती है और मोशन किसी ऑब्जेक्ट का होता है, मोशन ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है, ये दिमाग में बनाए रखिएगा। तो हम बात करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी को कुछ ऐसे देखते हैं, उसके बाद हम काइनेटिक पे आएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा कि रेस्ट पोजीशन में रहती है जब तक कि इसको यूज न किया जाए, और किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम काम करते हैं तो वो कैपेसिटी है, ये हम लोगों ने देख लिया। तो कहते हैं कि एनर्जी है और एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया किसी चीज में तो मूवमेंट आ गया, वो काइनेटिक फॉर्म में हो गया। बात समझ में आ गई? ये डिस्कस कर चुके थे, यस और नो, यस। चलिए आते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को जो ट्रांसफर की गई एनर्जी है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट रहती है पहले, और ट्रांसफर कर देते हैं तो वो फंक्शनाइज हो जाता है। ये बात ठीक है। जैसे रबर है, इलास्टिक, उसको आप एक्सटेंड करो, बिफोर एक्सटेंडिंग इट इज इन द रेस्ट पोजिशन, आफ्टर एक्सटेंडिंग इट इज इन मोशन, मोशन देन काइनेटिक, ठीक है। अब जैसे टॉयज है, टॉयज में चाबी लगाते हो, चाबी लगाने से पहले वो तो रेस्ट पोजीशन में है, सेल उसमें रहता है, चाबी लगा करके मूव कर दो, या बिना सेल का भी होता है, चाबी से ऐंठ दो फिर छोड़ दो, ऑब्जेक्ट में टॉयज में मोशन आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि कोई रेस्ट पोजीशन में है उसको मोशन में किया जा सकता है जब यूज करेंगे, यहां पे है यूज करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोरेज फॉर्म में रहती है, रिस्टोर रहती है, इसको यूज करना होता है किसी और फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं, अब हम एक बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, बड़े ध्यान समझिएगा। चैप्टर यहां से बिल्कुल कोर सेंटर में आ गया, अब शुरू हो गया, टेक ऑफ कर लिया। एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है। यहां से ऑब्जेक्ट को मैंने, एक ऑब्जेक्ट है, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, क्या मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका, इसकी हाइट है, अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट की एज,
सरफेस से एच हाइट पे फेंका तो हो क्या रहा है, बड़े ध्यान से समझना। ये ऑब्जेक्ट यहां पे था ना, ये यहां पे था, यहां से इस हाइट को गेन किया, यहां से थ्रो किया, इस हाइट को गेन किया। इस पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, अगर पूरे एज ए होल देखें, अगर पूरे एक फ्रेम में देखें हम इसको अलग न देखें, इसको अलग न देखें, एज ए होल एक सिस्टम देखें, तो हो क्या रहा है कि यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है W इक्वल टू mg, ये किधर आ रहा है, नीचे की लग रहा है, कोई डाउट, नीचे लग रहा है। तो हमने इसको ऑब्जेक्ट को कैसे फेंका, ऊपर हमने थ्रो किया, हमने इसको ऊपर फेंका और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आया। फोर्स किधर मैंने लगाया, हमने वर्क करने का इंटेंशन किधर लगाया, फोर्स किधर लगाने की कोशिश किया हमने, ऊपर। क्या हमने किया, फोर्स लगाने की कोशिश किया हमने ऊपर। यानी कि मैं ये कहूं कि जो फोर्स है हमारा ये इस डायरेक्शन में है, हमने तो फेंका, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, यानी कि जो वर्क हो रहा है यहां पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। फिर से सुनो, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, इसके अगेंस्ट हमने फोर्स लगाया, हमने वर्क करने की कोशिश की ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो हुआ क्या एक्चुअली में, देखो तो इसको अगर देखा जाए, इसको आप जी भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई बात नहीं है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसको W ये हाई है, ये बात है, जग जाहिर है। तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी जब यहां पे था, और जब इसको हम लोगों ने थ्रो किया तो एक हाइट पे अचीव कर ली, ये मोशन में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जो वर्क हमारा हुआ, जो फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, जिधर फोर्स लगा उधर। तो जो W हमारा होगा वो W किधर होगा, ऐसे, जो W होगा F इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट D है, यहां पे S कह देते हैं, ऑलमोस्ट किताबों में S मिलेगा, ठीक है, चाहे तो आप इसको D भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैं ऐसा लिख दूं आपको समझ में आएगा, डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क हमारा हुआ, वो किसके इक्वल हुआ, ध्यान से देखो। तो जो वर्क इक्वल हुआ, जो हमारा ये फोर्स इधर लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगा, तो जो वर्क हुआ हमारा ये mg, फोर्स हमारा क्या है, mg है, और s क्या डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां गया, h हाइट को पाया ना, यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो h के बराबर है, h, तो क्या हुआ, h, W इक्वल टू mg h। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है जो हमने बाल को फेंका, ठीक है। तो ये बात हो गई कि किसी बाल को फेंकते हैं तो उसमें फोर्स कितना लगता है, ये हमारा फार्मूला है, ठीक ना। ये क्या है एक्चुअली में देखा जाए, लिख लो, ये कौन सी एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। एक एक चीज को क्लियर करके चलना है, कहीं कंफ्यूजन नहीं छोड़ना है। स्टूडेंट इसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, ये मैंने फेंका, ग्रेविटेशनल नीचे लगा, W इक्वल टू mg h आया, ये इसका एक्सप्लेन करना चाहो ये हुआ क्या है। फिजिक्स में रिजल्ट पे जरूर फोकस करना है कि ये हुआ क्या है यार, क्वेश्चन कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। स्टूडेंट से बड़ी सिंपल चीज हुआ, ये हुआ कि जो वर्क आपने लगाया, जो एनर्जी इक्वल किया, एनर्जी कितने के बराबर लगाया, mg h के। ये क्या हो रहा है, जो हम एनर्जी लगा रहे हैं वो एनर्जी वो वैल्यू के रूप में है mg h की। ये हुआ, इसकी व्याख्या निकला कि जिस एनर्जी से, जिस कैपेसिटी से हमने ऊपर को बाल फेंका, वो एनर्जी कितनी लगी, उस पर वर्क कितना हुआ, mg h के रूप में हुआ, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हुआ। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और जरा यहां एक चीज नोट कर लो कि वर्क डन बाई, क्या अगर कोई काम करते हो कि वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द डिफरेंट वर्टिकल हाइट, अगर कोई डिफरेंट हाइट पे काम करो, एक बार बाल फेंको ऐसे, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जरा इसको समझो। मान लो वर्क डन बाई डिफरेंट हाइट, मैंने कहा कि एक बॉल है, एक ऑब्जेक्ट ले लो कोई भी, इसको फेंका हमने, ये यहां पे आ गया, ठीक है, ये एज हाइट पे आ गया, ये एज हाइट पे आ गया। एक फेंका हमने ऐसे, इसको पहले ऐसे फेंका, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे आया। हमें पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वर्क कितना हुआ, ये इस पे कितना W हुआ, इस पे कितना W हुआ। स्टूडेंट्स
कभी भी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे है तो ग्रेविटी डिपेंड करती है हाइट पे, आपके जिगजैग मूवमेंट पे डिपेंड नहीं करती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती है, ये वर्टिकल डिस्टेंस पे, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करती है। इसलिए दोनों जगह, ये दोनों पाथ पे, अगर मैं कहूं ये पाथ फर्स्ट है, कैसे कैसे गया पाथ फर्स्ट पे, और ये ऑब्जेक्ट जाने का पाथ ये पाथ 2 है, तो पाथ 1 और पाथ 2 दोनों ही सिचुएशन में वर्क डन, ये दोनों ही सिचुएशन में वर्क डन कितना हुआ, mgh ही हुआ। तो कभी भी जो ग्रेविटी के वजह से, जो ग्रेविटी डिपेंड, यानी कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटी वो डिपेंड करता है सिंपल से हाइट पे, उसके मोशन पे ऑब्जेक्ट के डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। जरा आते हैं इससे ऊपर की बात कर लेते हैं कि अब हम आते हैं, ये तो पोटेंशियल की बात हुई, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, चलिए काइनेटिक एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से ही आते हैं। ठीक है, आते दोनों से। काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा कि ड्यू टू मोशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है तो मोशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एयरप्लेन, बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है, मूविंग बुलेट, गोली का बहुत एनर्जी होती है, बहुत ही काइनेटिक एनर्जी होती है, ब्लोइंग विंड, हवा बहती है, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन ऑफ व्हील, काइनेटिक एनर्जी, और अगर कोई चीज सेल्फ से गिरा दो कोई बॉल को तो भी काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई रिलीज स्प्रिंग को कर दो तो काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई फ्री बॉडी है, जैसे मैंने कहा सेल्फ से, सेल्फ पे फोर्स ना लगाओ, सिर्फ सेल्फ से बॉल को गिरा दो, उसमें फोर्स ना लगाओ, तब तो पोटेंशियल एनर्जी से रहेगी। वो सेल्फ में है तो अपनी पोटेंशियल पे है, उस पर आपने फोर्स लगा दिया तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। अगर कोई स्प्रिंग को खींचा आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल गई। सेल्फ से बॉल गिरी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में आ गई, स्प्रिंग को खींचा था छोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। स्प्रिंग था उसको खींच भी दिए तो भी बात वही एनर्जी ट्रांसफर हो गई। बात समझ में आई? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ स्पीड। काइनेटिक, जो काइनेटिक एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट का, वो स्पीड उसकी बढ़ती जाती है, उसकी काइनेटिक जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फिर समझिए, क्योंकि काइनेटिक यानी कि दोनों मैकेनिकल एनर्जी से जुड़ा है। ठीक है, तो जितना स्पीड रहेगा किसी ऑब्जेक्ट की उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन है, ये आंसर भी है। ठीक है, चलिए एक मूविंग बॉडी है, उस पर वो कितना एनर्जी गेन करती है। मान लो एक एग्जांपल समझते हैं कि कोई मूविंग बॉडी है, वो कितना एनर्जी गेन करती है और कैसे करती है। यहां पे फार्मूला का डेरिवेशन होगा, बहुत ही ध्यान से समझना और बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। मान लो कोई मास m है, कोई मान लो मास m है, ये मास, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, ये कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास m है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसका मास m है और u किससे चलती है, यूनिफॉर्म, मान लो यूनिफॉर्म मोशन से चलती है, यूनिफॉर्म मोशन में है और यूनिफॉर्म मोशन से चलते चलते एक जब उसका पोजीशन डिस्प्लेस होता है, उसका पोजीशन डिस्प्लेस होता है इस ऑब्जेक्ट को, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, हमने कोई फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करके आ गया, तो यहाँ पे u था ना, अब यहाँ पे इसकी v हो गई वेलोसिटी, तो ये क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो गई। मास तो ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब हुआ, आप न्यूटन के थर्ड लॉ को याद करो, यहां पे एक्सेलरेशन बात करेंगे, ये एक्सेलरेशन भी होगा जब मोशन है। तो न्यूटन की थर्ड लॉ को जरा याद करो स्टूडेंट्स। थर्ड लॉ में आपने सॉरी न्यूटन का नहीं, मोशन के थर्ड इक्वेशन को, क्या था मोशन का थर्ड इक्वेशन, ये मोशन ही तो है, यहां से यहां तक हमने मूव करा दिया, ये क्या था, ये मोशन ही तो है। तो यहां मोशन का थर्ड स्क्वायर में क्या था, v स्क्वायर e स्क्वायर प्लस 2as, यही तो था 2as। अगर कोई बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा तो a g के इक्वल हो जाता था, यही बात हम लोगों ने मोटा मोटी देखा था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि s की वैल्यू, हमें डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहां से हम चाहे तो s की वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर अपॉन 2a, आप देख लो, निकाल के देख लो, यहां से a की वैल्यू निकाल लोगे, मैं थोड़ा ऐसे कर दूं। चलिए v स्क्वायर, इसको मैं इधर लाता हूं, u स्क्वायर, ये 2as रह गया। तो अगर हम s की वैल्यू निकालें, s इक्वल टू, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपन 2a, यही बात आ गई बात यही। तो s की वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाल लिया, तो ये बात आई। अब हमको पता है, वी नो क्या, वी नो
यू नो दैट F इक्वल टू M इंटू ए, हम लोगों को पता है, ए भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब, और ये भी पता है कि W इक्वल टू F इंटू एस, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, W इक्वल टू F इंटू एस अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो जब W इक्वल टू M इंटू एस पढ़ा है तो जरा देखते हैं, तो अब F की वैल्यू, एस की वैल्यू रखते हैं, यहां रख दो, W इक्वल टू F की वैल्यू रखते हैं, F इंटू ब्रैकेट में मैं कर दूं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। कोई दिक्कत नहीं। तो जो W है हमारा MA के बराबर होता है। W, ये जो F है हमारा, ये कितने का इक्वल होगा, ये MA हो जाएगा और ब्रैकेट में V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। ये बात हो गई। A से A कैंसिल, ये W लिख देते हैं, A से A कैंसिल हो गया। तो जो मेरा W हुआ एक्चुअली बना क्या, W तो यही बना, W इक्वल टू M V स्क्वायर माइनस E स्क्वायर अपॉन 2, यही बात आई, V स्क्वायर अपॉन 2। अगर ध्यान से देखो तो W इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, कोई डाउट, V स्क्वायर अपॉन U स्क्वायर। तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और स्टार्टिंग करता है स्टेशनरी पोजीशन से, तो उसकी U 0 होती है, सबको पता है। अगर ये स्टेशनरी पोजीशन से चला तो इसका U कितना होगा, 0। तो हम भी यहां पे 0 लिख दें। स्टूडेंट्स तरह मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको मिटा के ऊपर लाते हैं। तो ये कितना हुआ, मान लो अब ये मेरा फार्मूला यहां से यहां आ गया, यहां से हाफ M V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अगर इनिशियल पोजीशन पे है तो U 0 हो जाएगा, तो W इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर माइनस 0, तो W इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर, है ना। ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी। तो इससे तो क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एक सर्टेन वेलोसिटी से इक्वल वर्क डन होता है उस पर, अगर वो किसी वेलोसिटी को एक्वायर करती है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ W इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर, एक काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन है। फिर एक बार मैं कह दूं कि मोशन के थर्ड इक्वेशन से हमने ए से लिया डिस्प्लेसमेंट लिया, और हमको पता है F इक्वल टू M इंटू ए, और जो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स में जो MA है हमने यहां पे ले लिया MA, अगर देखो तो MA इंटू एस, और A की जगह पे MA हो गया, और S की जगह पे हमने इसको ले लिया, देखिए ले लिया हमने। तो S यहां पे आया, A कैंसिल हो गया, और हमारा ये फार्मूला बना W इक्वल टू M V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2, और इनिशियल पोजीशन किसी ब्लॉक का, किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 होता है, U की वैल्यू 0 रख दिया, तो हमने W इक्वल टू हाफ M V स्क्वायर अचीव कर लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेलोसिटी V, द गेन काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता है, इस W को K E भी लिख सकते हैं, अभी हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई V स्पीड से वेलोसिटी को पाता है, मोशन में किसी V वेलोसिटी को अचीव करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू V स्क्वायर होती है। ये बात हुई। चलिए अब जरा कंक्लूजन की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। अगर कोई कंप्रेस कर दो स्प्रिंग को तो उसकी एनर्जी कंजर्व हो गई, फिर छोड़ दोगे तो फिर वो एनर्जी मोशन में आ गई, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला इस चीज का कंक्लूजन क्या निकला स्टूडेंट, कि इट इज एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू वर्क है, वर्क करने की एबिलिटी है, एबिलिटी थी वर्क की, काइनेटिक हुई, मोशन में आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में, बट एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि उसको यूज करना पड़ेगा आपको। पोटेंशियल भी काइनेटिक हो जाएगी जब उसको यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे तो रिस्टोर फॉर्म में रहेगी, रेस्ट फॉर्म में रहेगी स्टूडेंट। तो ये रहा आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, और इसमें थ्योरेटिकल कंपोनेंट। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट लिखना ना भूलिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।